हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम जॉन कीट्स की मशहूर पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल के स्टैंजाज 3, 4 और 5 को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इसके पहले के स्टैंजाज दैट आर स्टैंजाज 1 एंड 2 भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेट्स रीड स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 को लाइन बाय लाइन समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इस स्टैंजा का बेसिक आइडिया क्या है। पोएट कहते हैं कि उन्हें कहीं खो जाना है इस दुनिया से दूर, और वो कई रीज़न्स देते हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। क्या क्या है इस दुनिया में जो कि ज़्यादा देर टिकता नहीं, और इसीलिए पोएट को इस दुनिया से कोई ख़ास लगाव नहीं है। अगर आपने वो फेमस गाना सुना है हीर रांझा जो मूवी है उसका, कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो कुछ आइडिया जो है इस स्टैंजा का वो भी कुछ ऐसा ही है। तो इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स सबसे पहले पढ़ते हैं। फेड फार अवे, डिज़ोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन। जो स्टैंजा 2 था इससे पहले, उसकी लास्ट लाइन ऐसी थी कि पोएट जो थे वो फॉरेस्ट में कहीं खो जाना चाहते थे। तो उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं फेड फार अवे, डिज़ोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, कि मैं कहीं दूर खो जाऊँ, फेड हो जाऊँ, डिज़ोल्व गायब हो जाऊँ, और क्वाइट फॉरगेट पूरी तरह भूल जाऊँ। क्या भूल जाऊँ? व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, जो तुमने यानी नाइटिंगेल ने, लीव्स अमंग द लीव्स मतलब पेड़ों पे रहती है यानी जंगल में रहती है वो, उसने कभी नहीं जाना। यानी इस दुनिया की जो बातें होती हैं, दुनियादारी होती है, वो नाइटिंगेल ने कभी नहीं जानी, और पोएट उसे ही भूलना चाहते हैं और कहीं खो जाना चाहते हैं। नेक्स्ट 2 लाइन्स। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, हियर वेयर मेन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन। पोएट बोलते हैं यहाँ पे, पोएट और बताते हैं इस दुनिया के बारे में। द वेरीनेस थकावट, फीवर यानी बीमारियाँ, और फ्रेट यानी थका हुआ ही एक सेंस है। पोएट कहते हैं कि ये सब चीज़ें, थकावट, बीमारियाँ, यही सब चीज़ें तो हैं यहाँ। हेयर वेयर मेन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, और यहाँ पर जहाँ आदमी यानी इंसान एक दूसरे बैठते हैं और एक दूसरे को कंप्लेन करते हुए सुनते हैं। ग्रोन मतलब होता है ना, जब हम दुखी होते हैं तो जो वो आवाज़ निकालते हैं उसे ग्रोनिंग कहते हैं। तो दुख है, पेन है, उसकी आपस में बातें करते हैं, और बस दर्द ही दर्द है इस दुनिया में। यहाँ पर पोएट ये रीजंस दे रहे हैं कि इस दुनिया में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर यानी इस दुनिया में, पॉल्जी क्या होता है? पैरालिसिस की जो बीमारी होती है ना, तो जो पैरालिसिस और उसकी जैसी बीमारियां हैं वो बुढ़ापे में, लास्ट ग्रे हेयर्स मतलब बुढ़ापे में ग्रे हेयर्स हो जाते हैं ना, लास्ट हेयर्स हैं वो हमारे, तो हमें शेक कर देती है, और हमारे हेयर को जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, लास्ट हैं, ग्रे हैं, उनको भी शेक मतलब ट्रेम्बल कर देती है, मतलब इंसान को कपा देती हैं ऐसी बीमारियाँ। वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज मीन्स जहाँ पर जो जवानी है, जवानी कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अच्छा काल होता है किसी भी इंसान के जीवन का, कि ना तो उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है उतनी, ना किसी पे वो डिपेंडेंट होता है, और सबसे खूबसूरत भी तभी लगता है वो। लेकिन जवानी कितने दिनों की होती है? 10 साल बाद आप देखते हैं किसी को तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता, धीरे धीरे ढल जाती है, ग्रोस पेल, पीली पड़ जाती है। एंड स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? घोस्ट जैसा जो पतला पतला सा फिगर होता है ना, तो वैसे ही वो पतली पतली सी पढ़ते पढ़ते इंसान पतला दुबला ही रह जाता है। इन बेसिक इन लाइन्स का मतलब है कि धीरे धीरे बुढ़ापा छाता है, कमज़ोरी आती है, और डाइज। और यूथ हमेशा के लिए, चाहे वो मन का यूथ हो, चाहे वो शरीर का यूथ हो, जवानी हो, वो मर ही जाती है। तो मैं इस दुनिया में क्यों रहूँ? नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं स्टैंजा की। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सॉरो and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pineth them beyond tomorrow। यहाँ पर एक एक करके समझेंगे हर लाइन को। Where but to think is to be full of sorrow। पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में सोचने समझने की शक्ति रखना, असल में सोचना, सोचते तो सब हैं, कुछ ना कुछ हम सब सोचते हैं, लेकिन असल में सोचना, चीज़ों को गहराई से सोचना, मतलब है
टू बी फुल ऑफ सॉरो यानी हमेशा दुख में रहना। अगर हम कई लोग होते हैं रास्ते में कुछ उन्हें दुखद दिखता है तो उस पर सोचते नहीं है, लेकिन जो इंसान रुक कर ठहर कर उसके बारे में सोचता है वो दुख से भर जाता है। उसे दुनिया लगती है कि किसी ज़्यादा काम की नहीं है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे दुख उसे घेर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड लेडन आई डिस्पेयर्स यानी जब आप निराश होते हो तो आप देखते होगे, निराश आपको होपलेस फील कर रहे होते हो। डिस्पेयर मतलब होपलेस फील करना, निराश फील करना। तो आपको लगता है ना आपकी आंखें भारी हो रही हैं। तो लेडन आइड का क्या मतलब है? लेड क्या होता है? बहुत भारी सा एक एलिमेंट होता है। तो ऐसी भारी भारी आंखें हो जाती हैं और निराशा होती है इस दुनिया में। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पर ब्यूटी जो है, सुंदरता है, वो अपनी लस्ट्रस आइज, लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकदार। अपनी चमकदार जो आंखें हैं उन्हें मेंटेन नहीं कर पाती बहुत दिनों तक। तो एक दिन तो वो बहुत सुंदर लग रहा होगा लेकिन अगले दिन मुरझा गया होगा। ऐसे ही कोई इंसान बहुत सुंदर लगता है लेकिन कुछ सालों बाद वो उतना सुंदर नहीं लग पाता। तो ब्यूटी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और न्यू लव, नया नया जो प्यार होता है, पाइन एट देम, पाइन मतलब होता है ना किसी की याद में या किसी को याद करते हुए उसको याद करना। पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, उनको याद करके दुखी नहीं हो पाता न्यू लव। बियॉन्ड टुमारो मतलब कुछ दिन का, मतलब मेहमान होता है प्यार भी, आजकल में ख़त्म हो जाता है। एट देम क्या है यहाँ पर? जो लस्ट्रस आइज थी ना ब्यूटी की, वो तो यानी ब्यूटी को देखकर प्यार होता है, क्योंकि वो ब्यूटी नहीं टिकती तो प्यार भी बहुत टेम्पररी होता है। कुछ भी यहाँ पे एटर्नल नहीं है, हमेशा टिकने वाला नहीं है। हर चीज़ कहते हैं ना, हाय ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ बहुत नश्वर है, इसे हिंदी में बोले तो। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 4। सबसे पहले हम इस स्टैंजा के आइडिया के बारे में बात करते हैं। अभी तक पोएट ने इस दुनिया को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम का तो है नहीं, तो मैं नाइटिंगेल के पास जाऊँगा। स्टैंजा नंबर 4 में वो बताते हैं कि वो कैसे नाइटिंगेल के पास जाएंगे। और आप इस स्टैंजा में ये गौर करिएगा, और आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट्स नेचर से बहुत इंस्पायर्ड थे, और ये पोएम पूरी ही ऑब्वियसली ओड टू नाइटिंगेल है, तो रोमांटिक पोएम है, आई मीन नेचुरल और नेचर से इंस्पायर्ड है। लेकिन पर्टिकुलर इस स्टैंजा में आपको नेचर के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे और उसकी जो सुंदरता है ना वो पूरी तरह निकल कर आएगी। तो इसमें से आप एग्जाम्पल्स उठाकर एज अ रोमांटिक पोएट कीट्स को समझा सकते हैं। चलिए इस स्टैंजा को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिएटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स। पोएट बोलते हैं अवे अवे, दूर कहीं, दूर तक, मैं तुम तक उड़कर आऊँगा, तुम तक यानी नाइटिंगेल के पास। नॉट चैरिएटेड बाय बैकस, अब चैरिएटेड मतलब रथ पे, यानी बैकस के रथ पर बैठकर नहीं आऊँगा। बैकस कौन होते हैं? ये ग्रीक गॉड हैं जिन्हें कि वाइन और सेलिब्रेशन से एसोसिएट किया जाता है, और उनके रथ पर बैठकर नहीं आऊँगा। और उनका रथ में क्या लगे होते हैं? पार्ट्स। पार्ट्स से मतलब लियोपर्ड्स जो होता है ना, जानवर होता है, तेंदुआ, वो उस रथ पर बैठकर मैं नहीं आऊँगा। और बैकस को पर्टिकुलरली यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि वो वाइन के देवता होते हैं, और कीट्स बता रहे हैं कि वो नशे में है और अपने ख्यालों में ही खोए हुए हैं। तो उस नशे में मैं तुम तक नहीं आऊँगा, एक तरीके से ये सेंस है। बैकस की मदद लेके, गॉड हैं, उनकी मदद लेकर नहीं आऊँगा, उस नशे के देवता की मदद लेके। कैसे आऊँगा वो हम आगे पढ़ते हैं। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट। पोइट बोलते हैं कि वो नाइटिंगेल तक किस पर बैठ के पहुँचेंगे? व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, यानी जो विंग्स दिख नहीं रहे, व्यूलेस हैं, विंग्स यानी पंख, दिखते नहीं हैं, ऑफ पोएजी, पोइट्री के, यानी अपनी पोइट्री के थ्रू वो नाइटिंगेल तक पहुँचेंगे। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, भले ही जो उनका डल ब्रेन है, शुरू से ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उनका ब्रेन बहुत डल है, फॉरगेटफुल है, भूलता है, समझता नहीं है, तो वो उन्हें कंफ्यूज, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज करता है, और रिटार्ड्स और थक जाता है, उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो नाइटिंगेल तक अपनी पोएजी यानी पोइट्री के द्वारा पहुँचेंगे।
ऑलरेडी विद थी, टेंडर इज़ द नाइट। कहते हैं ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी तुम तक हूँ ही, यानी अभी तक हमने भी ये पोएम पढ़ी, तो इतनी पोएम अगर पोइट ने लिख ली है यानी वो कहीं ना कहीं नाइटिंगेल के पास पहुँच गए हैं। टेंडर इज़ द नाइट, वो कहते हैं नाइट बहुत सौम्य है, टेंडर मतलब बहुत शांत, बहुत काम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं आगे। एंड हैप्पली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, clustered around by all her starry face. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown, through verdurous glooms and winding mossy ways. Line by line इसको समझते हैं। And happily the queen moon is on her throne. पोइट कहते हैं कि एंड हैप्पली मतलब होता है बाई चांस, तो पोइट कह रहे हैं कि चांस ऐसा है कि जो क्वीन मून है, यानी मून को वो एक क्वीन से कंपेयर कर रहे हैं, रानी से कंपेयर कर रहे हैं, वो अपने थ्रोन पर बैठी है, अपनी गद्दी पर बैठी है, एक रानी की तरह। एक मून है जो हमारा, वो गद्दी पर बैठा हुआ है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, और उसके आसपास क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड का मतलब होता है झुंड बना के। कौन लोग उसके आसपास है? स्टारी फेज, यानी स्टार्स होते हैं उनके आसपास आसमान में, हम सब ने देखा है, उनको वो फेज़ बोलते हैं। फेज़ का मतलब होता है फेरीज, परियां। तो ऐसे क्वीन हो कोई और उसके आसपास बहुत सारी परियां हो, वैसा लग रहा है। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ पर यानी जहाँ पर पोइट है, ये वर्ल्ड, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। आसमान की लाइट होती है, यानी मून या सन की लाइट होती है, हमारी खुद की तो कोई लाइट होती नहीं है। सेव वॉट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लोन, सेव वॉट यानी एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? जो हेवन से यानी ऊपर से आ रही है, ब्रीजेस के साथ, हवा के साथ, ब्लोन यानी उड़ती हुई। तो जो ऊपर से रोशनी आ रही है हवा के साथ उड़ते हुए, ठंडी ठंडी ब्रीज जो होती है ना, उसके साथ उड़ते हुए, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है। थ्रू वर्ड्यूरस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मॉसी वेज, और जो थ्रू वर्ड्यूरस ग्लूम्स मतलब वर्ड्यूरस क्या होता है? बहुत ग्रीन, जो फ्रेश वाला ग्रीन होता है ना। ग्लूम्स मतलब जो है यहाँ पे अंधेरा, अंधेरे में भी आप देखेंगे जब झाड़ पत्ती के बीच में अंधेरा हो रहा होगा तो उसमें से ये ग्रीनरी दिखती है, तो उस टाइप की एक ग्रीनरी है। और वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब ट्विस्टेड, बहुत घुमावदार, जो मॉसी वेज यानी काई वाले जो रास्ते हो गए हैं ना घुमावदार, उनसे होते हुए वो लाइट उनके बीच में चमक रही है जब वो हवा से उड़कर धरती तक आती है। तो बेसिकली उन्होंने ये बात बोली है कि ऊपर आसमान है, आसमान में तारे हैं, चांद है, लेकिन नीचे कोई लाइट नहीं है। जो लाइट है वो ऊपर से ही आ रही है, और जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, घुमावदार रास्ते हों, चाहे पेड़ हों, पौधे हों, उनके बीच में वो लाइट दिख रही है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 5। स्टैंजा नंबर 5 का जो आइडिया है वो है कि अलग अलग फ्लावर्स का मेंशन करते हैं जॉन कीट्स, और इस स्टैंजा से भी आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जॉन कीट्स को एज अ रोमांटिक पोएट दर्शाने के लिए, क्योंकि वो नेचर की सुंदरता से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो कि आपको भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। So let's read the first few lines of this stanza. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in embalmed darkness guess each sweet wherewith the seasonable month endows. तो poet पहली लाइन में बोलते हैं I cannot see what flowers at my feet. मैं देख नहीं पा रहा कि कौन से फूल हैं जो मेरे पैरों के आसपास पड़े हुए हैं या फिर हैं। Nor what soft incense hangs upon the boughs. ना ही वो जो खुशबू है, soft incense means जो अच्छी सी खुशबू आ रही है, incense माने खुशबू, hangs upon the boughs, जो कि boughs क्या होते हैं? पेड़ों के जो branches होते हैं, डालियाँ होती हैं, वो उनसे लटकी हुई जो इंसेंस आ रही है, यानी कि जो भी फ्लावर्स है पेड़ों पे, उनमें से जो खुशबू है, मैं उसका भी सोर्स नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ से आ रही है। बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट। एम्बाम्ड डार्कनेस मतलब ऐसी डार्कनेस, ऐसा अंधेरा जिसमें बहुत फ्रेगरेंस, बहुत खुशबू है। गेस ईच स्वीट, अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये स्वीट स्मेल किसकी है, यानी अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये जो स्वीट स्मेल है, ये जो फ्लावर्स हैं, ये कौन से हो सकते हैं। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडाउज, और जहाँ पर जो सीजनेबल मंथ है, यानी जो मंथ ही है फ्लावर्स का, एंडाउज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाना। तो वो जो मंथ ने, यानी उस पर्टिकुलर महीने में जो फ्लावर्स आते हैं, मैं उनको गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं. द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, white hawthorn and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. अब यहाँ पर क्या था वो कि जो ये महीना है उसने क्या क्या प्रोवाइड करवाया है, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन है, उन चीज़ों का मेंशन है. द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड. ग्रास है बहुत सारी, थिकेट यानी झाड़ियाँ हैं, और फ्रूट ट्रीज जो हैं, जो जंगली होते हैं वो है. वाइट हॉथॉर्न, एक फूल होता है हॉथॉर्न, और पेस्टोरल एग्लेंटाइन, जो गांव की साइड एक और एग्लेंटाइन भी एक बड़ा सुंदर सा फूल होता है वो है. और फास्ट फेडिंग वायलेट्स हैं, वायलेट्स होते हैं ना, वायलेटी कलर के फ्लावर्स होते हैं वो हैं, और जो लीव से कवर्ड अप हैं, पत्तियों से कवर्ड अप है. और मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड भी है. तो इस लाइन से हमें समझ में आ जाता है कि ये मई के महीने की बात हो रही है. मई के बीचों बीच, यानी जो बीच का टाइम है मई के महीने का, उसका एल्डेस्ट चाइल्ड, उसके सबसे बड़ा, उसका चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह कौन है? द कमिंग मस्क रोज. तो मई का एल्डेस्ट चाइल्ड कौन है? कमिंग मस्क रोज, उगता हुआ और खिलता हुआ मस्क रोज जो होता है वो है. वो किससे फुल है? फुल ऑफ ड्यूई वाइन. और ड्यू होता है ना, ओस होती है, उसकी जो वाइन है, असल में वाइन नहीं है, उसे वाइन से कंपेयर किया है उस ओस को. आपने देखा होगा, खासकर जो रोज़ होता है ना, उस पर बहुत सारे जब ओस हो जाती है तो पूरा पानी सा उसके अंदर जमा हो जाता है, तो उसको वाइन कहा गया है. तो मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव, यानी और क्या है? मर्मरस हॉर्न. मर्मरिंग क्या होती है? फुसफुसाना. तो आपने देखा होगा कि जो फ्लाइज होती हैं, जो उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आवाज़ आती है, कभी बज़ की, कभी किसी चीज़ की, तो उसे मर्मरस हॉन्ट कहा गया है. जब घूम घूम के वो मर्मरिंग कर रही है, हर जगह फैली हुई है वो चीज़. ऑन समर ईव्स. समर ईव से मतलब है, ईव होता है कि होता है ना, क्रिसमस ईव बोलते हैं, क्रिसमस से जस्ट पहले की जो इवनिंग होती है वो, यानी समर की जो इवनिंग में फ्लाइज इधर से उधर मरमर करते हुए, बजिंग करते हुए, अलग अलग आवाज़ें निकालते हुए हॉन्ट कर रही हैं, इधर से घूम रही हैं, वो उसकी बात करते हैं. तो ये थे जॉन कीट्स की पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल के स्टैंजाज 3, 4 एंड 5, जो कि इन माय ओपिनियन बहुत सुंदर थे और बहुत ज़्यादा विजुअली स्टिम्युलेटिंग थे. इसके आगे की स्टैंजाज भी मैं अपने चैनल पर कवर करूँगी, यू कैन वॉच दैट. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर कोई क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, या फिर फीडबैक देना हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड ऑल द वेरी बेस्ट इफ़ इट्स योर एग्ज़ाम. टेक केयर.